गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे प्रख्यात समाजशास्त्री इस्माइल दुर्खीम के एक सिद्धांत पर। वैसे तो दुर्खीम ने कई सिद्धांत दिए हैं, लेकिन उनका जो एक सिद्धांत है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसके माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास करा कि आदिम समाज का धीरे धीरे आधुनिक समाज में परिवर्तित हुआ है और इसी परिवर्तन के दौर में कि जो समाज में बदलाव आता गया, एक आदिम अवस्था से विकसित होकर वर्तमान अवस्था में जो समाज पहुंचा है, तो यहाँ इस पे उन्होंने चर्चा करी है। इस आधार पे उन्होंने दुर्खीम ने समाज को दो भागों में देखते हैं हम दुर्खीम के समाज, एक आदिम अवस्था और एक दूसरी अवस्था हम देखते हैं आधुनिक अवस्था, जो अभी हम जिसमें हैं। इन दोनों अवस्थाओं को उसने दो प्रकार से बांटा है। वो कहते हैं, दुर्खीम कहते हैं समाज मुक्त है अविभेदीकृत और विभेदीकृत, डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड में उन्होंने रखा है दो श्रेणी। एक अविभेदीकृत समाज है और एक विभेदीकृत समाज है। अविभेदीकृत जो समाज है उसको वो कहते हैं ये मैकेनिकल है, यांत्रिक समाज है, और जो विभेदीकृत समाज है वो ऑर्गेनिक सोसाइटी है, सावयवी समाज है। अब इन दोनों समाजों के आधार पे उसने कहा, देखने का खुद भी प्रयास कर, उन्होंने कहा कि इन दोनों समाजों के आधार पे अविभेदीकृत अवस्था समाज की और विभेदीकृत जो अवस्था है इसके आधार पे समाज में सुदृढ़ता बनी रहती है। बोले दोनों समाज में। वो कहते हैं कि हर समाज में आप देखें, चाहे पाश्चात्य समाज हो चाहे पूर्वी समाज हो, यहाँ भाषा, धर्म, जाति, अलग अलग संस्कृति, रीति रिवाज के आधार पे लोग बाग रहते हैं, लेकिन सब अपने अपने हितों की पूर्ति में तो लगे रहते हैं, लेकिन उनके बाद भी उनमें समाज में एकता बनी रहती है। मेरी भाषा हिंदी है, अगले की भाषा तमिल है, किसी की मलयाली है, लेकिन सामाजिक एकता हमारे बीच में बनी रहती है। इसको उसने देखने का प्रयास करे, ऐसा क्या है जिसके कारण समाज में अलग अलग विचार, मूल, आदर्श, नियमावली, संबंध, रिश्तेदारी के बावजूद सामाजिक एकता रहता है। तो ये जो उन्होंने किताब लिखी थी श्रम विभाजन, इसमें उन्होंने पीएचडी भी करी थी, इनको डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली थी डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक पे। इसी से उन्होंने कहा कि व्यक्ति और समाज के संबंधों को उन्होंने देखा और बताया कि वास्तव में ये दोनों व्यक्ति और समाज के संबंध के कारण ही समाज में सुदृढ़ता रहती है। तो पहली तो उन्होंने कहा कि दो तरह की श्रेणी में उन्होंने बांटा समाज को, एक विभेदीकृत समाज है और एक अविभेदीकृत समाज है। अविभेदीकृत समाज को वो मैकेनिकल सोसाइटीज बोलते हैं, यानी यांत्रिक समाज कहते हैं, और जो विभेदीकृत समाज है उसको उन्होंने कहा ये सावयवी समाज है। और इसी के आधार पर उन्होंने कहा श्रम विभाजन, जो समाज में श्रम का विभाजन होता है वो समाज के सदस्यों में संबद्धता, कोहेजन लाता है। बोले श्रम विभाजन से समाज के जो सदस्य हैं उनमें आपस में एक संबद्धता आ जाती है, कोहेजन आ जाता है। और इसी का अध्ययन करके उन्होंने पूरे समाज को यांत्रिक सुदृढ़ता और सावयवी सुदृढ़ता, मतलब समाज की सावयवी एकता जो है, इसको दो प्रकार से सावयवी एकता, यानी समाज की जो एकता है सावयवी और यांत्रिक, दो में बांटा है। यानी सामाजिक एकता को यांत्रिक सुदृढ़ता और सावयवी सुदृढ़ता इसमें बांटा है। तो इन दोनों को हम अलग अलग समझेंगे। यांत्रिक सुदृढ़ता जो है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जो है यांत्रिक सुदृढ़ता, ये अविकसित या आदिम समाज में होती है। बोले वे समाज जो अभी डेवलप नहीं हो पाए या विकास से काफी पीछे हैं, आदिम अवस्था है, इनमें संगठन का आकार जो है, संगठन छोटे आकार का होता है। हमारी आवश्यकताएं, मतलब व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित होती हैं और सभी की आवश्यकताएं लगभग एक समान होती है। आदिम समाज में आप देखिए व्यक्ति की आवश्यकता क्या थी, जीविकोपार्जन जो प्रकृति से मिल रहा है वो सब खा लेते थे, वहां कोई भेदभाव नहीं था। आदिम समाज में शाकाहार और मांसाहार में समाज नहीं बटा था। जैसे आज हमारा समाज है ना, कुछ लोग शाकाहारी हैं कुछ मांसाहारी, ऐसा नहीं था उस वक्त। सारे व्यक्ति जो थे आदिम अवस्था में वो शाकाहारी भी थे, शाकाहार जो मिलता था प्रकृति से वो भी शाकाहारी चीजें, फल फूल पत्तियां खाते थे, जड़ें कंदमूल, और जो जंगली जीव जंतु थे उनका मांस भी भक्षण करते थे। मतलब वहां समाज में सबकी समान आवश्यकताएं थी, सीमित आवश्यकताएं थी, और सब में एक
समानता थी, सिमिलरिटी थी, वहां किसी में कोई आकांक्षाएं नहीं थी, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है आदिम समाजों में, जो उन्होंने कहा। और यहाँ मानसिक और नैतिक आधार पे सभी व्यक्ति एक समान थे, मानसिक रूप से भी सब एक थे, कहीं किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, कहीं आगे बढ़ने के नहीं, कोई अपना शक्ति प्रदर्शन का वहां नहीं था। और नैतिक मूल्य जो थे सबके वो एक समान थे। वहां नैतिकता में नैतिक अनेकता, इसमें समाज नहीं बटा था। परंपरा धर्म का दबाव रहता था उन पे। जो ये परंपरागत समाज होते हैं, यांत्रिक समाज जो हैं, इनमें परंपराएं धर्म बहुत प्रभावी होती हैं। इसके आधार पे व्यक्तिगत जो है समानता होती है, पूरे समाज में एक इंडिविजुअल एकता समानता होती है, सिमिलरिटी होती है। व्यक्तिगत समानता के आधार पे एक ठोस सॉलिड एकता बन जाती है। इस जो ठोस एकता है, सॉलिड यूनिटी है, इसको दुर्कीम कहता है ये वास्तव में क्या है, यांत्रिक एकता है, ये मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है। इसमें जन्मत परंपरा धर्म राजा के दबाव को आदमी आंख मूंद कर एक यंत्रवत काम करता है। जैसे आप देखेंगे मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में जैसे ही मैंने नंबर लगाया वो नंबर चालू हो जाता है, और इसको कट करा तो बंद हो जाता है। मतलब एक आप व्हाट्सएप पे एक साथ कईयों को मैसेज भेज सकते हैं। बिजली का एक स्विच ऑन होता है, पूरी स्ट्रीट लाइट जल जाती है। ये आंतरिक है, मतलब यहाँ पे सारे व्यक्ति एक यंत्र के समान काम करते हैं। इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व मर जाता है। और दुर्कीम ने कहा है ऐसे समाजों में व्यक्ति का स्वयं का व्यक्तित्व मर जाता है, वो समाज के साथ एक तरीके से यंत्रवत काम करता है, उसके आदेशों का पालन करता है। इसलिए वो इसको यांत्रिक समाज या मैकेनिकल सॉलिडेरिटी के रूप में उन्होंने कहा है कि अनयांत्रिक तो दृढ़ता है इस समाज में। मैकेनिकल सोसाइटीज कहा। अब उसको कई तरह से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। वो कहते हैं समाज में स्थापित जो विभिन्न अव्यय हैं, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, अर्थात राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं, उसको अलग अलग खंड में उन्होंने बांटा और सब में होमोजीनियस होते हैं, मतलब सजाती होते हैं, और ये समाज की संरचना का अभिन्न हिस्सा हो जाते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर आरोपित रहते हैं और एक दूसरे से इनको हम अलग नहीं करना। आप सामाजिक व्यवस्था को अलग कर सकते हैं, ना आर्थिक को ना राजनीतिक को, और ये सब मिलके एक कल्चरल यूनिट, सांस्कृतिक इकाई बनाते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार से व्यक्ति के श्रम में विभाजन नहीं होता, व्यक्ति का श्रम नहीं बढ़ता। उम्र लिंग के आधार पे थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है कि बुजुर्ग लोग कम मेहनत करते हैं, यंगस्टर अधिक मेहनत करते हैं। यहाँ पे गोत्र और ये परंपराएं धर्म के आधार होता है। पूरा समाज छोटे छोटे खंडों में होता है। इनमें लो डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी रहती है, यानी अन्योन्य आश्रय की कमी होती है। लो डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी होती है। यहाँ जो कुछ भी होता है इसका प्रभाव तत्काल पूरे समाज में लक्षित होता है। एक दूसरी चीज, यहाँ जो जनसंख्या का नैतिक और भौतिक घनत्व है उसमें कमी होती है, क्योंकि समाज में इंटरेक्शन बहुत सीमित लोगों के बीच में होता है। समाज का इंटरेक्शन सीमित लोगों के बीच में होता है, जिससे कि वो जितनी बार संपर्क करते हैं वो सीमित दायरे में करते हैं, ज़्यादा बढ़ नहीं पाता। और इसीलिए हमने कहा यहाँ पे यांत्रिकता की तरह से समाज काम करता है। स्वावलंबी समाज है, इसलिए कोई भी चीज़ मांगने या सेवा प्राप्त करने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो मैं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, वो हम खुद अपने लेवल पे कर लेते हैं। जैसे लकड़ी की आवश्यकता है तो मैं जंगल जाऊंगा, जंगल से लकड़ी काट के ले आऊंगा। भोजन के लिए शिकार की आवश्यकता है, शिकार कर लूंगा। फल लाना खुद ही हम ले आते हैं। यहाँ हम किसी पे डिपेंड नहीं है। जब आप डिपेंड होते हैं तो आपके श्रम का विभाजन होने लगता है। दूसरी चीज, यहाँ अन्योन्य आश्रय की इतनी कमी है, लेकिन फिर भी दुर्कीम कहता है कि यहाँ सामूहिक चेतना है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, और उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सामूहिक चेतना के कारण ही लोगों की अन्योन्य आश्रिता इंटरडिपेंडेंसी कम होने के बावजूद लोगों के काम हो जाते हैं। समाज अनुभव या अनुभवों की सजातीयता ही सामूहिक चेतना को इसमें निर्धारित करता है। अब सामूहिक चेतना जो है उसको उन्होंने दुर्कीम ने कहा कि जितना ज्यादा समाज सुदृढ़ होगा उतने ज्यादा लोगों में चेतना होगी। दूसरी उन्होंने जो एकता की बात करी है वो स्वाभाविक सुदृढ़ता। एक मैकेनिकल सॉलिडेरिटी के बाद में वो करते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। यहाँ पे वो कहता है कि समाज, प्रारंभिक समाज धीरे धीरे विकसित होता गया। जैसे जैसे हम आदिम अवस्था से कृषि
और फिर औद्योगिक अवस्था में आते गए, हमारे समाज में विकास होता गया, सभ्यता आती गई, तो परिवर्तन आने लगे। समाज की जनसंख्या बढ़ी, जैसे जैसे आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ने से लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों ने क्या करा, जंगल और प्रकृति से जो प्राप्त होता उसी रॉ मटेरियल से उसने उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया, प्रोडक्शन। जैसे बीज गिरते थे जमीन में तो उसने देखा अंकुरित हो जाते हैं, तो उसने सामूहिक रूप से बीजों का अंकुरण करना शुरू कर दिया, बीजों का रोपण करना शुरू कर दिया, उससे फसल उत्पादित होने लगी, उत्पादन करने लगा। अब जैसे जैसे उत्पादन में शामिल हुआ, उत्पादन की प्रकृति ने व्यक्ति में क्या, श्रम विभाजन को बढ़ावा दिया, और श्रम बंटने लगा, लोग किस्तों में काम करने लगे, कुछ काम तुम करो, कुछ काम मैं करूं। और ये सुव्यवस्थित सामाजिक रचना जो है ऑर्गेनिज्म की तरह होती है। यहाँ प्रत्येक अंग, उसने कहा कि जैसे मानव शरीर है ना, आपके शरीर में देखिए आंख, नाक, कान, मुंह, हृदय, फेफड़े, लीवर, ये सारी चीजें, पैर, ये अलग अलग प्रकार से हैं हमारे, लेकिन सारे अंग एक साथ मिलके काम करते हैं। अगर किसी, मान लीजिए मेरी इस उंगली में दर्द होगा तो सिर्फ इतनी उंगली में दर्द नहीं होगा, इसका एहसास पूरी बॉडी में हो जाता है, मेरी पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है। तो उसने कहा ये केंद्रीय अंग के माध्यम से ये सारे तत्व जो हैं, जैसे हमारे ब्रेन के माध्यम से पूरा बॉडी के पार्ट जुड़े हुए हैं, ऐसे ही समाज में सावयवी एकता क्या होती है, केंद्रीय अंग, सेंट्रल यूनिटी के माध्यम से हमारे सारे अंग जो हैं समाज के आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए उसने इसको सावयवी एकता कहा, ऑर्गेनिज्म सॉलिडेरिटी कहा। अब समाज में आप देखिए राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके सांसद हैं, राजनीतिक भवन है, विधानसभा है, लोकसभा है, एमएलए हैं, केंद्रीय अंग, केंद्रीय प्रशासन, सांस्कृतिक अंग, नाटक अकादमी, कलात्मक केंद्र, गृह, क्लब, आर्थिक में औद्योगिक इकाइयाँ, और फिर इन सबसे व्यक्ति, ये सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ी हैं और इनका क्या है, क्रियाकलाप होता रहता है। और यहाँ पे श्रम विभाजन, जैसे जैसे श्रम विभाजन होता है, श्रम विभाजन से क्या होता है, जनसंख्या बढ़ने के साथ लोगों ने उत्पादन आवश्यकताएं बढ़ी तो उत्पादन अधिक किया, और उसमें विशेष योग्यता, जिनके पास योग्यता है, जिनके पास क्वालिटी है, वो विशेष कार्य को करते हैं, और वहां फिर उसके बाद उसके साथ दूसरे लोग जुड़े रहते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप काम होता रहता है। यहाँ व्यक्तियों में इससे संबंध, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी विशेषता समाजशास्त्र में है, आप समाजशास्त्र के जितने विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ेंगे, और दूसरे जो हिस्ट्री वाले हैं उनके साथ हिस्ट्री के साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ मेरे समाजशास्त्र के जितने भी विद्यार्थी हैं, बीए, एमए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, उन सब के साथ मेरे संबंध हो गए, और मैं आप पे आश्रित हूँ कि आप मेरे लेक्चर को पसंद करेंगे, मेरे लेक्चर को लेंगे तो मुझ में एक इंस्पिरेशन आएगा और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा व्याख्यान तैयार करूँगा। आप मुझ पे हैं, आपको जो भी आवश्यकता आती है आप मुझे फ़ोन कर देते हैं कि सर इसमें मुझको समस्या आ रही है, आप इस पे व्याख्यान दीजिए। यानी हम दोनों एक दूसरे पे अन्योन आश्रित हो गए, इंटरडिपेंडेंस हो गए। ये श्रम विभाजन जब होता है तो इंटरडिपेंडेंस, आपने देखा होगा फैक्ट्रियों में, फैक्ट्री में क्या होता है कि जो भी चीज का उत्पादन होता है हम देखते हैं बाजार में आके बिकता है, लेकिन वहां अलग अलग चीजें बनाने वाले स्टेप बाय स्टेप बनता है। जैसे शर्ट है, कपड़ा लाने का काम कोई करेगा, डिजाइन बनाने का काम कोई करेगा, फिर कटिंग का काम कोई करेगा, स्टिचिंग का काम कोई और करेगा, फिर इसको पैकिंग का काम कोई और करेगा, फिर इसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम कोई करेगा, और फिर जाके मार्केट में आती है, मार्केट में बेचने वाला काम भी आप देखिए, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, लोकल व्यापारी, सड़क पे बेचने वाले व्यापारी, इन सब के माध्यम से आपने देखा श्रम का कितने स्टेप बाय स्टेप विभाजन होता चला गया, और इनके बीच में अन्योन आश्रितता एक दूसरे पे रहती है, और अन्योन आश्रितता के कारण ये चलता है। इसको उसने कहा ये सावयवी एकता है। इसलिए हमारा शरीर एक सावयव की तरह है ना, ऑर्गेनिज्म की तरह है, ऐसे ही समाज में सावयवी। और इसी के आधार पर उसने कहा कि ये जो है, ये सुदृढ़ता, जितने भी हमारे आधुनिक समाज में सावयवी आधार पर सुदृढ़ता हो जाती है, कानून में भी ऐसे ही उसने कहा। बोले ये सुदृढ़ता की झलक आप कानून में भी देख सकते हैं। यांत्रिक समाज में क्या होता है, जो पुराने परंपरागत समाज है, वहां दमनकारी कानून से भिन्न प्रतिकारी कानून होता है, और यहाँ पे प्रतिकारी होता है मतलब कानून का रेस्ट्रिक्टिव लॉ होता है। तो ये जो है समाज में धीरे धीरे व्यक्ति क्या करता है कि जानबूझ के कुछ ऐसे कार्य करता है। अपराध को समाज के विरुद्ध कार्य या सामूहिक इच्छा का उल्लंघन नहीं माना जाता है, यहाँ पे इसमें व्यक्ति के विरुद्ध कार्य समझा जाता है। और आप देखेंगे इस प्रकार से पूरी सामाजिक व्यवस्था हम बनी है। तो ये सुदृढ़ता की विवेचना करते हुए
दुर्खीम ने कहा श्रम विभाजन केवल एक समान प्रघटना ही नहीं है, एक जनरल सिस्टम ही नहीं है, ये सामाजिक तथ्यों की तरह सभी जैविकी तथ्यों का, इसमें वैदिकी पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है, असमान तत्व भी होते हैं जिसके हमें विपरीत परिणाम मिलते हैं, जैसे भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी, तस्करी, आतंकवाद। तो सावयवी समाज का ये विकृत रूप वास्तव में सुदृढ़ता का निषेध है। इसलिए उसने कहा श्रम विभाजन के कारण क्या होता है, एनोमिक स्थिति आ जाती है, जैसे असमानता का है। और सावयवी समाज में जो श्रम विभाजन का एक समान स्वरूप, उसने पूंजी और श्रम की बात की है कि औद्योगिक कार्यों में के विशिष्टता के कारण सावयवी एकता अधिक संकटग्रस्त हो जाती है। इसलिए वो कहता है प्रतिमानहीनता जो है वैदिकी पैदा होती है। तो ये दो चीजें उसने कहा कि वास्तव में कि अगर समाज में विघटनकारी तत्वों का निदान कर दिया जाए तो ये हमारा समाज बहुत खूबसूरत समाज है, क्योंकि इसमें आप देखिए दो प्रकार से, एक जो प्राचीन समाज थे वहाँ यांत्रिक एकता थी, यंत्र की तरह यांत्रिकता के माध्यम से समाज में सब लोग एक दूसरे से जुड़ जाते थे। और जैसे जैसे विकास हुआ, विकास के क्रम में हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, हमने अपनी आवश्यकताएं बढ़ने के क्रम में हमने उत्पादन की ओर हमारा ध्यान गया, हम उत्पादन करने लगे और उत्पादन के साथ श्रम विभाजन हुआ तो बिल्कुल एक ऑर्गेनिज्म की तरह से समाज में एकता होने लगी। तो ये कहलाती यांत्रिक एकता और सावयवी एकता।